अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल जुनूनियत का। आई होप कि ये नावल आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप वीडियो को शेयर्स बिल्कुल भी नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। तो चलते हैं अब नावल की तरफ। वो आईने के सामने खड़ी थी। उसने नीले रंग का खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, क्योंकि जन्नत ने उसे कहा था कि थोड़ी देर में ज़रियाम उसे लेने आएगा, तो वो तैयार हो जाए। वो दोनों डिनर पर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश भी थी। वो उसके साथ दूसरी बार बाहर जाने वाली थी, और जब से वो ज़रियाम को समझने लगी थी, इससे बात करने लगी थी, उसे इसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। वो जो सोचती थी सब कुछ गलत साबित हुआ था। वो बहुत अच्छा इंसान था, वो सब की तरह था। वो जानती थी कि वो उसे पसंद करता है, वो इससे मोहब्बत करता है या नहीं, लेकिन वो इसके जज्बात की कदर करता था। उसके साथ ही जुड़े रिश्ते को दिल से निभा रहा था, और इसके लिए इतना ही काफ़ी था। वो इन दोनों के रिश्ते की इज़्ज़त करता था। इनका रिश्ता निकाह का था, बने का नहीं। और अब तो चाची और ताने के जाने के बाद एक सुकून सा हो गया था। अब कोई उसे कुछ नहीं कहता था। दादा जान ज़्यादातर कमरे में रहते या फिर शाम को बाहर निकल जाते। उसका सामना कम ही होता था। दादी किसी को कुछ नहीं कहती थी। वो हर वक्त अपनी इबादत में ही मसरूफ़ रहती, और शाम को जब ज़रियाम आता उस पर कुछ ना कुछ पढ़कर फूंकती। अम्मी तो सारा दिन हानि के साथ गुजार देती। वो तो नानी नवासी एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। उनकी टीम में किसी की जगह नहीं सवाए हानि के मामू के। और जन्नत, वो तो अब बस उसे शोर के दिल में जगह जाने वाले रास्तों की मुसाफिर बनाती रहती थी। वो कुछ ही दिनों में ज़रियाम की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। दरवाजे के खुलने की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा तो वो इसी को देख रहा था। अपनी शर्ट उतारकर बेड पर फेंकते हुए वो 2 कदम आगे आने लगा। उसके नज़दीक आते हुए उसकी कमर में अपना बाजू हायल करता उसे अपने करीब खींच चुका था। वो उसके चौड़े शानों का हिस्सा बनती उसके करीब खड़ी गहरी गहरी सांस ले रही थी। मैंने तैयार होने को कहा था। क़यामत दहाने के लिए किसने कहा था? वो इसके कान में सरगोशी करता उसकी थोड़ी उंगलियों में थामकर उस अपने सामने कर चुका था। तुम हाइट थोड़ी ऊंची कर लो यार, वो इसके लबों पर झुकते हुए बोला, और बिना उसे कुछ भी कहने का मौका दिए इसकी लबों की खुशबू खुद में उतारता खुद को सैराब करने लगा। सांसों की रुकावट का दौरानिया अब बढ़ने लगा था। माया को सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी, तो वो इसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो टस से मस भी ना हुआ, बल्कि इसकी कमर के गिर्द अपना मजबूत इजहार करता उसे मज़ीद अपने करीब खींच गया। वो कतरा कतरा इसकी सांसों को पी रहा था, और न जाने क्या था आज इसमें कि इसकी तनस्की ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जितना उसे करीब कर रहा था उसकी तलब इतनी ही बढ़ती चली जा रही थी। फिर आखिर उसके नाजुक के गुलजार लबों और उसकी सांसों की डोर पर ख़त्म रेम आ ही गया। वो पीछे हटा तो माया इसके सीने पर सर रख के गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो कितनी ही देर मुस्कुराकर उसे खुद से लगाए खड़ा रहा। रात को तैयार रहना, आज तुम्हारी खैर नहीं। वही उसके कान में सरगोशी करता उसे खुद से अलग करते हुए कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया, जबकि वो कितनी ही देर उसके लम्स को महसूस करती खुद में सिमटी रही। देखो लड़की, शर्तें मत रखो। तुम्हारी हर बात मानी गई है, तुम्हें हर वो चीज़ दी गई है जिसकी तुमने ख्वाहिश की। अब तुम अपने माँ बाप को सिखा रही हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बाबा तो गुस्सा होने लगे उसकी बात सुनकर। बाबा जान, मैं शादी से इनकार तो नहीं कर रही ना। आप लोग मेरी ज़िंदगी का जो भी फ़ैसला करें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं अब आप लोगों की हर बात मानूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे प्लीज़ बाबा। बस खामोश हो जाओ। तुम्हें जितनी छूट दे दी इतनी ही काफ़ी थी। अब फैसला हो चुका है, निकाह होगा, और तुम्हारे पेपर्स के फ़ौरन बाद तुम्हारी रुखसी होगी। तुम पढ़ना चाहती थी ना। हमने इस मामले में किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन अब याद रखना, अगर अब मेरी परवरिश पर सवाल उठा तो तुम्हें गोली मार दूँगा। बहुत हो गया तुम्हारी बदलियाज़ी और बदतमीज़ी को बर्दाश्त करते करते। अब हम थक चुके हैं। अब और नहीं। जो हम कहते हैं वो करो।
जाओ जाकर निकाह की तैयारी करो, परसों जुमे को तुम्हारा निकाह है। शुक्र करो कि तुम्हें ये पेपर देने की इजाज़त दी जा रही है, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था। अब अगर तुमने मज़ीद किसी भी तरह की कोई ज़िद है तो शायद तुम ये पेपर भी ना दे सको। अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो करना चाहती हो। वो अपना फ़ैसला सुना चुकी थी, जबकि वो इतनी मिन्नतें करने के बावजूद भी खाली हाथ ही कमरे से बाहर निकल आई थी। कोई इसकी बात सुनने को तैयार न था। परसों निकाह था और हर किसी को इसके निकाह की फ़िक्र लगी थी। जुमे को इसका निकाह था। किसी का नाम किसी सारी ज़िंदगी के लिए इसके नाम के साथ जुड़ने वाला था। वो कौन था, कैसा था, उसे कुछ भी पता न था और ना ही एतराज़ था। वो बस अपने लिए कुछ करने का सोच रही थी। बाबा से बात करने का कोई फ़ायदा ना हुआ था। बाबा तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार न थे। 2 दिन बाद जुम्मा था। बाबा ने उसे दादा जान से बात करने से मना कर दिया था और अम्मा ने उसे यूँ नहीं जाने से मना कर दिया था। वो वैसे भी नहीं जाने वाली थी, क्योंकि फिर से उसके पेपर्स शुरू हो रहे थे और पेपर्स के फ़ौरन बाद उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती। उस वक्त वो अपने ज़हन से हर चीज़ निकाल कर सिर्फ अपनी पढ़ाई का सोच रही थी। जो मौका उसे मिला था वो उसे हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। निकाह से कहीं ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए इसके ख्वाब थे, जो पूरे करने का मौका उसे मिलने वाला था या नहीं वो नहीं जानती थी, लेकिन वो कोशिश नहीं छोड़ सकती थी। मैंने सुना है कि उस लड़की को तुमने पटा लिया। मतलब सुना क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। नहीं तो नहीं, तुम तो इतने शराफत के ड्रामे कर रही थी। लड़कियों से एलर्जी है और पता नहीं क्या क्या, और यहाँ तुमने तो पूरी की पूरी पर लड़की पटा ली। मैं तो तुम्हें इस सदी का सबसे शरीफ इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम तो मेरी आंखों में अपना मुकाम खो चुके हो। वो इसके दाएं बाएं घूमती, बिल्कुल ऐसा अंदाज अपनाई होती थी जैसे वो कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। फजूल बातें करना बंद करो। तुमने मुझे चैलेंज दिया था और मैंने वो चैलेंज पूरा कर लिया। अब तो तुम्हें मेरे टाइगर को सर कहकर बुलाना होगा। चलो आ जाओ। वो इससे कहता हुआ अपने कुत्ते की तरफ इशारा करने लगा। ऐसी तो कोई शर्त नहीं लगी थी और ना ही मैं तुम्हारी किसी फजूल बात को मानने वाली हूँ। मेरा तुमसे और तुम्हारे कुत्ते से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं उसे इतनी इज्जत दूंगी। अगर तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो मैं इस लड़की को बता दूंगा कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया। उसने धमकी दी थी। उसे अंदाज़ा न था कि इसका तीर सीधा निशाने पर लगेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ था, क्योंकि अगर इस लड़की को पता चल जाता कि ये सब कुछ शर्त पर हुआ है तो यकीनन ये लड़की ज़की को उसके दोस्तों के सामने मज़ीद शर्मिंदा करती। हाँ, मैं वही कह रही थी ना कि मैं टाइगर सर को अब इज़्ज़त से सर कहकर पुकारूंगी। लेकिन अगर सब ऐसा ही हुआ जैसे मैं चाहती हूँ तो आगे पीछे कुछ नहीं। जो तुमने कहा मैंने कर दिया। चैलेंज पूरा हो चुका है। अब बात ख़त्म। अब मैं मज़ीद इस किस्से को घसीटना नहीं चाहता और ना ही वो लड़की मेरे बस की है। उसकी डिमांड ही ख़त्म नहीं होती। कभी ये चीज़ चाहिए, कभी वो चीज़ चाहिए। मैं अपने बाप दादा की दौलत इस मेकअप की दुकान पर खर्चने से रहा। मैं अब इस पर अपनी एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगा सकता। अगर तुम चाहती हो कि मज़ीद इसके साथ अपना वक्त बर्बाद करूं तो इसके लिए पैसे तुम्हें भरने होंगे। वो जैसे शर्त रख रहा था। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं इसके लिए पैसे भरूंगी? इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी महंगी घड़ी पहन रखी है और कपड़े देखो कैसे ब्रांडेड पहन रखे हैं। एक लड़के से पैसे मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है, क्या मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं? नहीं ना, मैं ये बहुत मासूम सी लड़की हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, तुम इतनी मासूम और मस्कीन हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन शर्त लगाने के लिए दिमाग है। मज़ीद मेरा वक्त बर्बाद मत करो। बताओ आगे क्या करना है। वो मज़ीद शायद इसके ओवर एक्टिंग नहीं देख सकता था, इसलिए इसकी बात काटते हुए बोला, जिस पर वो फ़ौरन से उसे आगे का प्लान बताने लगी, जिसे वो जैसे जैसे सुनता जा रहा था इसके चेहरे का रंग वैसे वैसे बदलता जा रहा था। तो मैं ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये फजूल बातें मानूंगा? वो उसे घूरते हुए बोला। मत मानो, मुझे क्या है, मैं भी तुम्हारे टाइगर को सर कहकर नहीं बुलाऊंगी। फिर देख लेना। उसने अपनी तरफ से धमकी दी थी, लेकिन इसकी धमकी देता अंदाज उसे इतना अच्छा लगा कि वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अपने टाइगर को तुमसे इज़्ज़त दिलवा के रहूँगा, इसके लिए अपने अब मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुनो, अब निकलो। तुम्हारे अंकल ने देख लिया तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। वो उससे जाने का इशारा करते हुए बोला तो
रिदम फ़ौरन वहाँ से निकलने लगी। लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि उसे कैसे पता चला कि चाचा को नहीं बताना चाहती इसके बारे में कुछ भी। सुबह से ही निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर तरफ शोर हंगामा मचा हुआ था। वो बिना कुछ बोले उन सब की तैयारियां देख रही थी। सामिया भी सुबह सुबह ही वापस आ चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले पार्लर वाली उसे कुछ दोनों हाथों पर मेहंदी लगा कर गई थी। फेशियल के बाद और भी बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन सामिया ने कह दिया कि निकाह कल है, आज नहीं। जबकि अब दीदम बैठी उसकी खिदमत से लुत्फ़ हो रही थी। मिन्नतें तो हरम ने भी बहुत की थी कि उसे भी सिर्फ मेहंदी नहीं लगवानी बल्कि अपना फेशियल करवाना है और बालों की कटिंग भी करवानी है, लेकिन सब ने कह दिया कि तुम बच्ची हो, तुम कुछ नहीं करवा सकती, और ख़ुद बैठी इसके सामने दुल्हनों की तरह अपनी तैयारियों में मगन थी। हरम का तो दिल ऐसा ख़राब हुआ कि वो वहाँ से उठकर बाहर चली गई। शाम के निकाह का जोड़ा आ चुका था। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। दादा जान चाहते थे कि निकाह जुमे के दिन हो, इसीलिए ये सारी तैयारियां इतनी जल्दबाजी में की गई थी। क्या बात है दिशाम, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो यार, तुम्हारा निकाह तो हमसे भी पहले होने वाला है, और वो भी इतने शानदार बंदे के साथ। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ा लंबा हाथ मारा है तुमने, हमें तो कानो कान खबर भी नहीं होने थी। सामिया अभी बोल रही थी कि हरम कमरे में आ गई। सबकी अपनी ही तैयारी चल रही थी, जबकि हरम अपनी ही मस्ती में मगन थी। उसको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब था। एक एक करके तकरीबन सारी चीज़ें लेकर वो अपनी तैयारी करवा चुकी थी, और जो चीज़ें उसे नहीं ला दी गई थी वो खद्दाश ले आया था इसके लिए। आखिर उसके इकलौते भाई की शादी थी और वो अपनी तैयारियां क्यों ना करती, जबकि मिशाल आज शाम तक लंदन से वापस आने वाली थी। लेकिन मंशा का आना मुमकिन ना हो सका क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। बोलिए ना, आप मुझे देखते ही खामोश क्यों हो गई? क्या इतनी प्यारी लग रही हूँ कि मुझे देखते ही सबकी बोलती बंद हो गई? हरम, जो अचानक सामिया को कुछ बोलते बोलते चुप होते देख चुकी थी, उसके सामने बैठकर पूछने लगी, तुम्हारी बुराई कर रहे थे और बुराई मुंह पर थोड़ी न की जाती है। सामिया कंधे उचकाकर बोली, आपसे तो उम्मीद भी यही है, लेकिन दिशो आप ही ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए तो उनको चुना है आपको छोड़कर। हरम दांत दिखाते हुए बोली तो सामिया का रंग पल में सट पड़ गया था, जिसको महसूस किए बिना हरम दिलशाम से बातों में मगन हो गई थी। दिशु आप पर ये लहंगा बहुत प्यारे लगेगा। वो इसके निकाह वाले जोड़े पर हाथ फेरते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दी। खूबसूरत लोगों पर खूबसूरत चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो आंख दबाकर बोली। अपनी वजह से वो घर में किसी का मूड ख़राब नहीं कर सकती थी, और हरम कितनी खुश थी उसके निकाह को लेकर। 3 दिन की छुट्टियां भी ले ली थी उसने अपने कॉलेज से। ऐसा पहली बार हो रहा था कि अगले हफ्ते हरम की सालगिरह थी, और वो अपनी सालगिरह से ज़्यादा इस बात को लेकर टेंस हो रही थी कि दिलशाम की शादी है। ऐसे में वो किसी की भी एक्साइटमेंट को ख़त्म नहीं कर सकती थी। ये सब लोग इससे मोहब्बत करते थे, इससे जुड़ी खुशियाँ इनके लिए अहमियत रखती थी। वो क्लासरूम में दाखिल हुआ तो उसकी पहली नज़र हरम की खाली सीट पर पड़ी थी, और दूसरी नज़र अपनी टेबल पर पड़ी एप्लीकेशन पर। सर, ये हरम की एप्लीकेशन है, इसकी भाई की शादी है, कुछ दिन तक वो नहीं आ सकेगी, अब इसकी वापसी 20 को होगी। मंशा तफसील से बताकर बैठ गई थी, जबकि वो हाँ में सर हिलाता अपना लेक्चर स्टार्ट कर चुका था। आज की क्लास उसे बहुत बहुत बेरौनक लगी थी हरम के बिना। ऐसा ही शायद ही उसे इस क्लास में रहना अच्छा लग रहा था। वो जल्दी जल्दी अपना लेक्चर ख़त्म कर चुका था। लड़कियों से लेक्चर के बारे में थोड़े सवालात करके वो क्लास ख़त्म करता क्लास से बाहर निकल आया था। हरम के भाई की शादी थी और वो काफ़ी दिन तक नहीं आने वाली थी। इतने दिन वो इसके बगैर कैसे रहेगा? जुमे को इसके भाई का निकाह था, तो हफ्ते वाले दिन उसे आ जाना चाहिए था, और आज जुमरात की छुट्टी तो बेकार में ही कर रही थी, और फिर बीच में संडे, वो तो वैसे भी उसे एक दिन देखे बिना ना रह सकता था। अपने भाई की शादी इंजॉय कर लो हरम बीबी, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। कहने को उसका निकाह था, लेकिन सारी तैयारियां इसी को करनी पड़ रही थी। लेकिन खुशी में उसे ये सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था। वो सब कुछ बहुत खुशी खुशी कर रहा था। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, और उसकी दुल्हन न जाने इसकी तैयारी मुकम्मल हुई होगी या नहीं। थोड़ी देर पहले हरम उसका मोबाइल लेकर गई थी, क्योंकि दिलशाम की मेहंदी बहुत खूबसूरत थी और हरम उसकी मेहंदी की तस्वीरें लेना चाहती थी।
जिसके लिए वो इसका फ़ोन लेकर गई थी और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी और वो ख़ुद भी काफ़ी बेकरारी से इसके वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। वो आगे पढ़ना चाहती थी, अपने ख्वाब पूरा करना चाहती थी और वो तो यही चाहता था कि वो इसका एक-एक ख्वाब पूरा करे, इसके सारे ख्वाबों को खुली आँखों से देखे। उसने लाभ पढ़ा था लेकिन अपने ख़ानदान, बिज़नेस और ज़मीन कारोबार की वजह से वो अपनी वकालत को आगे ना बढ़ा सका। लेकिन ज़िशाम अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी और वो भी नहीं चाहता था कि इसका ये ख्वाब पूरा हो। वो वकालत की डिग्री हासिल करके भी वकालत नहीं कर सका, लेकिन ज़िशाम को वो इसके पूरे ख्वाब पूरे करने से नहीं रोक सकता था। उसे लगता था कि शादी के बाद इस पर पाबंदियाँ आयद हो जाएंगी, घर ससुराल शोहर की जिम्मेदारियाँ इस पर डाल दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसे बताएगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि वो इसकी मोहब्बत में इसके एक के एक ख्वाब को पूरा करना चाहता है। दादा जान की बात मानकर वो खुद भी आजकल बड़ी मुश्किल में था। दादा जान ने कहा था कि जब तक तुम दोनों का निकाह नहीं हो जाता तुम दिलशाम से मुखातिब नहीं होगे, उसे बिल्कुल मुँह नहीं लगाओगे। और वो ये सोच रहा था कि वो इसकी आवाज़ सुने बिना, इससे बात किए बिना कैसे रहेगा। लेकिन अब वो खुद इससे बात करती थी, उसे मुखातिब करती थी और इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती थी। लेकिन अब इनका रिश्ता ही बदलने वाला था। वो हमेशा के लिए उसकी होने जा रही थी और खदाश काज़मी के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं थी। शाज़म, तुमने नोट किया है वो लड़की हर वक्त हमें घूरती रहती है। उस लड़की को हमसे मसला क्या है समझ नहीं आता मुझे। मुझे इस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इसके बाजुओं में बाहें डाले बाहर आई जब नज़र रिदम पर पड़ी जो उनको ही देख रही थी। बेचारी जेलिस है, इसको इतना कुछ जो देखना पड़ रहा है। वो बड़बड़ाया, क्या मतलब? मारिया उसे देखती हुई बोली, मतलब उसे दिखाने के लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब, तो वो देखेगी ही ना। वो पुरस्कून सा बोला जबकि वह हैरानगी से उसे देख रही थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को। वो उससे देख रही थी जबकि वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया था। आओ मारिया, तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा ही नासमझ बनने का ड्रामा कर रही हो। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि वो हसन तुम्हें क्यों देखता है या फिर उसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है, या फिर वो ज़की वो क्यों हर वक्त तुम्हें देखता है। वो बात ख़त्म कर रहा था। डार्लिंग, पूछ सकते हो मुझसे कुछ भी। एहसन मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन तुम्हारे लिए मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं था। और वो ज़की, वो मेरे प्यार में पागल था, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं उसे छोड़ चुकी हूँ और अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो मगरूराना अंदाज में बोली। वेट वेट वेट, कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम मारिया? मैं कब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो गया? मैं तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कब कहा मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ? वो लड़की रिदम मेरी मिगेतर है और उसे जेलस करने के लिए मैं तुमसे बातें करता हूँ, तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम गुजारता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मेरी दोस्त हो और कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें इस निगाह से कभी भी नहीं देखा और ना ही शायद कभी देखूँगा। तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो मारिया। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मतलब वो नहीं जो तुम समझी। वो लम्हे में उसे आसमान से ज़मीन पर ले आया था जबकि वो सिर्फ उसे सुन रही थी। ये तुम क्या कह रही हो शाज़म? तुम ही तो कह रही थी कि मेरे साथ गुजारा वक्त तुम्हारे लिए अनमोल है। तुमने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई और वो गिफ्ट, वो सब तो मैं अपने दोस्तों को देता रहता हूँ यार। वो तो रिदम का सदका था। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मैं तुमसे। मारिया, तुम इतनी बेवकूफ़ लगती तो नहीं हो यार। नो मारिया, मैं सिर्फ अपनी मंगेतर को जेलस करने के लिए कर रहा था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम में ऐसा कुछ नहीं है कि तुमसे प्यार किया जाए। बॉयफ्रेंड्स तो कपड़ों की तरह बदलती हो और मैं तुमसे। अब ये शक्ल ठीक करो अपनी मारिया। अगर यहाँ किसी को पता चला कि इस लड़के ने तुम्हें टीच किया है तो लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। रिलैक्स मारिया, हम जो सबके साथ करते हैं वो कभी कभी हमारे साथ भी हो सकता है, सो रिलैक्स। खैर, मेरी मिगेतर देख रही है, सो बाय। वो दिलकशी से मुस्कुराता एक आंख दबाकर इसके करीब से उठ गया जबकि वो उसे दूर जाते हुए देखती रही। उसे दुल्हन बना दिया गया था। खुद से लापरवाह सी दिलशाम आज दुल्हन के रूप में क़यामत ढा रही थी। उसके दोनों हाथ मेहंदी से महक रहे थे। हसीन तो वो पहले वैसे भी बहुत थी, लेकिन आज तो वो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी।
खूबसूरती का दूसरा रूप तो आज दिलशाम काज़मी लग रही थी। दिलशाम आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। अपने इस रूप से तो वो खुद भी बेखबर थी। हरम और मिशाल इसके साथ थी, जबकि सामिया और दीदम की अपनी तैयारियां ख़त्म नहीं हो रही थी। मिशाल कल ही यहाँ पहुँची थी और इसके निकाह पर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। मंशा नहीं आ सकी थी, जिसका उसे दुख था। वो अपनी बहन के साथ बहुत करीब रही थी बचपन से ही, और अब जब इसकी शादी हो रही थी तब बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें लगा था कि इनके बड़े भाई इनका साथ देंगे, निभाएंगे और खदाश के लिए मंशा का रिश्ता मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मंशा इस घर से रुखसत हो गई और अब तक वो वापस इस घर में नहीं आई ही नहीं थी। बेशक वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी और अब माँ के रुतबे पर फायज होने वाली थी, लेकिन फिर भी अगर इसकी शादी खदाश के साथ हो जाती तो आज वो इसी के घर में रहती, हमेशा इसके पास। लेकिन आज वो इसके निकाह में इससे दूर थी, जिसका उसे बहुत अफसोस था। अगर ताया जान अपनी बेटी को यहाँ बुला सकते थे तो फिर उस थोड़ी बहुत कोशिश करके मंशा को भी बुला लेते। वो इस वक्त बहुत तनहा महसूस कर रही थी। अपनी हर बात वो अपनी बहन से शेयर करती थी। न जाने क्यों आज इसका जहन अजीब अजीब तरह की बातें सोच रहा था। अपने आप को कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से रोकने के बावजूद भी वो अजीब सी कश्मकश का शिकार थी। हर कोई उसकी तारीफ़ें कर रहा था, जबकि वो खामोश बैठी थी। कुछ पीर को होने वाले पेपर्स की टेंशन थी और कुछ टेंशन पेपर्स से बाद में होने वाली शादी की भी, और सबसे ज़्यादा टेंशन आज के दिन की थी जब वो खुद को किसी की मिल्कियत में देने जा रही थी। अब तक उसने अपने निकाह से जुड़ी किसी सोच को खुद पर हावी नहीं होने दिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि इसकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, कैसा होगा इसका शौहर, इसका मजाज कैसा होगा, वो दिखता कैसा होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल इसके जहन में आ रहे थे। बार बार कहा जा रहा था कि इसका निकाह शुरू होने वाला है, लेकिन दूल्हा आया भी नहीं था, या नहीं इस बात का कोई जिक्र भी नहीं हुआ कर रहा था, जो इसकी परेशानी की वजह बन रहा था। क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? गाड़ी क्यों रुक गई? प्लीज़ जल्दी चलें, हमें जल्दी पहुंचना है, निकाह शुरू होने वाला है। नाज़मीन और मंशा हरम के फ़ोर्स करने पर इसके भाई के निकाह में आने के लिए मान गई थी, लेकिन इनसे गलती ये हुई कि उन्होंने हरम को अपने ड्राइवर को भेजने से मना कर दिया और वो दोनों साथ आने वाली थी तो परेशानी न थी। लेकिन अब जो गाड़ी रुक गई थी ये बहुत बड़ी परेशानी थी। गाड़ी ख़राब हो गई है बेटा, स्टार्ट नहीं हो रही, अंकल ने परेशानी से बताया। तो अब क्या होगा? हम निकाह में कैसे पहुंचेंगे? हरम कितनी बार फ़ोन कर चुकी है, आप कुछ करें ना, हमें कैसे भी निकाह वाले घर पहुंचा दीजिए, वापसी पर हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन हमें पहुंचा दीजिए। वो परेशानी से उन्हें देखकर वो कहने लगी। वापसी पर वो हरम की गाड़ी में घर तक आ जाने वाली थे, और वैसे भी हरम ने कहा था वो खुद खदाश के साथ इनके घर तक जाएगी और वापसी की कोई परेशानी भी नहीं थी। परेशानी तो जाने की थी। नाज़मीन का तलक एक बहुत ही छोटे से घराने से था, उससे बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली थी, जबकि मंशा भी कोई बहुत हाई क्लास नहीं थी, लेकिन इसके बाबा ने उसे टैक्सी बुक करवा कर दी थी और ये ड्राइवर अंकल उन्हें हरम के घर तक छोड़ने वाले थे कि अचानक गाड़ी ख़राब हो गई। बेटे, इसका हाल नहीं है, मेरे ख्याल में तुम लोगों के लिए दूसरी टैक्सी मंगवानी पड़ेगी, तभी तुम लोग वहाँ पहुँच पाओगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है कोई मसला हुआ है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वो उन्हें बताकर किसी और टैक्सी वाले को फ़ोन कर रहे थे जब अचानक इनकी गाड़ी के पास एक गाड़ी आ रुकी। मंशा ने तो फ़ौरन ही पहचान लिया था। सर, ये शाम देखो, निकलो, इसने नाज़मीन को कहा तो अपनी टीचर को देखकर वो भी फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकली। नाज़मीन, मंशा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? खैरियत तो है ना? वो इन दोनों को देखते हुए पूछने लगा तो मंशा ने फ़ौरन अपना मसला उसे बयान कर दिया। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ जनाब, आप किसी को फ़ोन मत करें, आप अपनी गाड़ी ठीक करवाएं, इन दोनों को मैं ले जाऊँगा, ये मेरी स्टूडेंट हैं, मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। इसके वालिद को फ़ोन कर लें, वो भी मुझे जानते हैं, उसने बहुत ही मुदबाना अंदाज में ड्राइवर से कहा था। जी जी अंकल, ये हमारे टीचर हैं और मेरे ख्याल में ये भी वहीं जा रहे हैं, हम इनके साथ चले जाएंगे। मंशा को तो जैसे पर लग गए थे, उसने फ़ौरन ही ये शाम के साथ जाने का फ़ैसला कर लिया था। मंशा के वाले से बात करने के बाद वो इन दोनों को लेकर वहाँ से निकल चुका था, जबकि वो दोनों अब बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। क्या हुआ हरम, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो बेटा?
रात सब मेहमानों को रिसीव कर रही थी जब उसे परेशान सा बाहर किसी का मुंतज़िर देखा। बाबा, मेरी फ्रेंड आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई। मुझे उनकी परेशानी हो रही है, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, इसलिए टेंशन हो रही है, वो उन्हें देखते हुए बताने लगी। जब अचानक गाड़ी आ रुकी, हरम ने गाड़ी से बाहर निकलती नाज़मीन को देखकर सुकून का सांस लिया। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। उन्हें अपने घर पर देख उसे बहुत खुशी हो रही थी। थैंक यू सो मच, तुम दोनों यहाँ आई। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा मेरी फ्रेंड मेरे घर आई है। आओ मैं तुम दोनों को सबसे मिलवाती हूँ। वो खुशी से इन दोनों से कहने लगी जबकि मंशा पीछे इशारा कर रही देख गाड़ी के अंदर। उसने मंशा के इशारे पर देखा तो अपने सामने जयश्याम को देख खुद भी हैरान रह गई थी, जबकि वो तो जैसे बस इसी को ही देखे जा रहा था। उसकी निगाहें उसकी हसीन शराब से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे देखते ही वो भी गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ा हो गया। वो उसके पास आते हुए उसे सलाम करने लगी, जबकि वो सर के इशारे से इसके सलाम का जवाब देता इस हसीन रूप में खोया हुआ था जिसमें वो उसे पहली बार देख रहा था। सर अंदर आए, मेरे भाई का निकाह है, आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज़ आप अंदर भी चलें, निकाह की रस्म को ज्वाइन करें। वो उसे भी अंदर इनवाइट करने लगी थी। नहीं हरम, थैंक यू सो मच, मैं अंदर नहीं आ सकता। मैं इन दोनों को छोड़ने के लिए आया था। असल में मैं तो अपने फ्लैट पर जा रहा था। इन दोनों को मसले में देखा तो सोचा इन दोनों की मदद कर देता हूँ। वो मुस्कुराकर उसे बता रहा था जबकि वो अपने बाबा को इसके पास आने का इशारा कर रही थी। राहत साहब जो अपने मेहमानों को रिसीव कर रहे थे इसके इशारे पर फ़ौरन इसकी तरफ आ गए थे। बाबा, ये मेरे सर हैं। सर, ये मेरे बाबा हैं। हरम इन दोनों को मुतरफ़ करवाती खुद मिशाल के इशारे पर इन दोनों को लेकर अंदर भाग गई थी, जबकि राहत साहब ये बस इसके चेहरे को देख रहे थे जहाँ एक गहरी मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इनसे कह रहा था। पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ ही शातिर निगाहें उन्हें लम्हे में कांपने पर मजबूर कर गई थी और इसके साथ ही उन्होंने तेज़ी से अपने कदम अंदर किचन में बढ़ा दिए थे, उसके सलाम का जवाब दिए बिना, जबकि वो दूर तक अपनी पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ उन्हें जाते हुए देखता रहा था। क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो नहीं है ना? साकिब साहब जो उनको बुलाने के लिए आए थे इनसे पूछने लगे। अमर साकिब अमर वो टूटे फूटे अल्फाज अदा करने लगे। अमर हाँ भाई साहब, अमर और सागिर की याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। काश आज वो दोनों इस खुशी में हमारे साथ होते। साकिब साहब कुछ अफसरदा से हो गए थे, जबकि राहत साहब बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप ठीक तो हैं ना? वो इनके चेहरे पर पसीने की बूंदें देख कर कहने लगे, जबकि वो बार बार पीछे देखकर अपने चेहरे से पसीना साफ करते हाँ में सर हिलाते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगे। अरे नहीं, अरे उन्हें क्या हो गया अचानक? भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही। साकिब साहब परेशान से बड़बड़ाते हुए खुद भी बाहर आकर मेहमानों को रिसीव करने लगे थे। जब उन्होंने एक गाड़ी जाते हुए देखी, ये गाड़ी किसकी थी ये तो वो नहीं जानते थे, लेकिन गाड़ी के पीछे बहुत बड़े बड़े अल्फाज में अहमद लिखा हुआ था। इस नाम को पढ़ते हुए मुस्कुरा दिए। इस नाम के साथ इनकी बहुत सारी हसीन यादें जुड़ी हुई थी। इनका बचपन जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ नाम ज़िंदगी भर के लिए बिछड़ जाया करते हैं। शायद राहत साहब की हालत इस नाम को देखकर ही ऐसी हुई थी। बहुत अरसे के बाद उन्होंने ये नाम पढ़ा था, वरना इस नाम को खोए हुए भी ज़माने गुजर चुके थे। शायद इसीलिए वो आज खुद से बिछड़े हुए लोगों को याद कर रहे थे। उसे बाहर लाया गया था। थोड़ी ही देर में वो किसी और की होने वाली थी और सामिया दीदम इसके साथ बैठी थी, जबकि हरम भी अपनी फ्रेंड के साथ आ गई थी। वाह, तुम्हारी कज़न कितनी प्यारी है हरम, माशाल्लाह ये दुल्हन बने कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने आज तक कितनी प्यारी दुल्हन नहीं देखी। नाज़मीन ने उसकी तारीफ़ की तो चेप की। अरे सिर्फ कज़न ही नहीं, होने वाली भाभी भी कहो। मंशा ने लकमा दिया तो निशाम को जैसे झटका सा लगा, जैसे हरम खुशी से चेक की थी। लड़कियों, मेरी होने वाली भाभी को तंग करना सख्ती से मना है। साइड पर हो जाओ, मौलवी साहब आ रहे हैं अंदर, मिशाल ने इनके पास आते हुए बताया। वो हैरानगी से उन्हें सुन रही थी। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसका निकाह किसके साथ होने वाला था यह समझना इसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। इसके लिए इन बातों पर यकीन करना मुमकिन नहीं न था। खदाश काज़मी के साथ इसका निकाह हो रहा था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था?
वो खदाश काज़मी जो इसकी बहन से निकाह करने से इनकार कर चुका था और वो इससे निकाह के लिए राज़ी कैसे हुआ था? कैसे वो इससे शादी कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इससे निकाह नहीं कर सकती थी। वो कैसे कैसे इस शख्स के निकाह में जा सकती थी जिससे वो नफ़रत करती थी? हाँ, वो नफ़रत करती थी इससे। उसकी नफ़रत की कोई इंतहा न थी, तो कैसे वो इस शख्स को ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ जोड़ लेती? कैसे बर्दाश्त करती इस शख्स का नाम सारी ज़िंदगी अपने नाम के साथ? वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी एक ऐसे शख्स की हुकूमत खुद पर जिससे वो सारी ज़िंदगी नफ़रत करती आई थी। वो अपनी सोचों में मगन थी जब अचानक शोर उठा। मौलवी साहब कमरे में तशरीफ़ ला रहे थे और इनके साथ ही मर्द हज़रात भी। सारी लड़कियों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया था, जबकि बाबा इसके करीब आकर बैठ गए। उसने अपने साथ कुछ होता महसूस न किया। उसे कुछ समझ न आया था। बाबा का हाथ इसके सर पर था। वो बहुत खुश थे। उनकी आंखों में मान था उनकी बेटी का। उनके मान बढ़ा रही थी। वो इसके पास बैठे उसे साइन करने के लिए कह रहे थे, जबकि मौलवी साहब के सवाल पर वो खाली खाली निगाहों से अपने ऊपर पड़े इस जाली के दुपट्टे को देख रही थी जो इस शख्स के नाम का था, जिसके साथ वो इस तरह का ताल्लुक़ जोड़ने के लिए बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मौलवी साहब इससे सवाल कर रहे थे, जबकि बाबा इसके पास बैठे उसे हाँ कहने के लिए कह रहे थे। वह इनकार करना चाहती थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो इस ताल्लुक़ के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने बाप का मान नहीं तोड़ सकती थी। उसे अपने बाप का मान रखना था। वो बेटियों का बाप था और बेटियों के बाप को शर्मिंदा नहीं किया जाता। बेटियों का बाप सर उठाए अच्छा लगता है, शर्म से सर झुकाए नहीं। कबूल है अपने ख्वाब मार कर, अपना आप मार कर, अपना गुरूर मार कर वो इस शख्स का नापसंदीदा साथ कबूल कर चुकी थी। हाँ, वो दिलशाम साकिब काज़मी से दिलशाम खद्दाश काज़मी बन चुकी थी। सब लोग उठकर बाहर चले गए थे। निकाह की रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। बाहर मुबारकबाद का शोर मचा हुआ था, जबकि अंदर इसकी दुनिया तबाह हो चुकी थी। इसके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। वो सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। उसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट थी। निकाह हो चुका था और वो बहुत खुश था। वो आज उसकी हो चुकी थी। उसकी ख्वाहिश उसने तब की थी जब वो मोहब्बत का मतलब भी नहीं समझता था। इससे मोहब्बत करके उसने अपने आप को पहचाना था। उसे उसकी ज़िंदगी की हर खुशी मिल चुकी थी। उसकी पहली ख्वाहिश, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी, तो वो भला खुश कैसे ना होता। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। अपने सारे दोस्तों को अलविदा कहने के बाद वो एक नज़र उसे देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल दादा जान से मिलना था, जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ था। न जाने कैसे उन्होंने सबको राज़ी किया था। वो जानता था इस रिश्ते के लिए कोई भी राज़ी नहीं था। कोई भी दिलशाम और इसके निकाह के लिए राज़ी नहीं था। पहले बाबा जान मंशा के ख्वाहिशमंद थे, जिसका जिक्र वो चाचा जान से भी कर चुके थे, लेकिन बाद में जब इसने मंशा से शादी करने से इनकार कर दिया था, इसके इनकार की वजह से बाबा जान को चाचा जान के सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और इसके फ़ौरन बाद उन्होंने मंशा की शादी कर दी थी। इस दिन के बाद से लेकर तकरीबन 3 साल से चाचा जान इनसे बहुत कुछ खफा नज़र आते थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जब से निकाह की तैयारी शुरू हुई थी, चाचा जान बहुत खुश थे। इसकी उसे अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश कैसे पूरी हो चुकी थी, और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ दादा जान की वजह से हुआ था। सबको अलविदा करने के बाद फ़ौरन बाद वो दादा जान के कमरे में आया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा थैंक यू तो उन्हें करना चाहता था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो आज से इसकी चाहत मिली थी। दादा जान, क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ? वो दरवाज़े पर खड़ा इनसे इजाज़त मांग रहा था, जबकि वो उसे मुस्कुरा कर अंदर आने की इजाज़त दे चुके थे। मुझे तो लगता था आज से तुम्हें दादा जान की याद ही नहीं आएगी। आज तो यकीनन खुशी से तुम्हारे कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे होंगे। आखिर आज तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो तुम्हें मिल गई है। वो उठकर खड़े होते हुए मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कह रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत, आपकी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। थैंक यू सो मच। आई लव यू दादा जान। मैं जानता हूँ आप कभी मेरी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करते। खुशी इसके चेहरे से फूट रही थी। हम तुम्हारी कभी कोई ख्वाहिश टाल नहीं सकते खदाश, क्योंकि तुम खुद हमारी एक ख्वाहिश हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें बता भी नहीं सकते कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो खुशी से अपने सीने से लगाए अपनी राहत का सामान कर रहे थे। मैं जानता हूँ दादा जान, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, मुझे बेतहाशा चाहते हैं। आई लव यू सो मच। मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। वो खुशी से सरशार लहजे में बोल रहा था, जबकि दादाजान इसका चेहरा देख रहे थे। शुक्र खुदा का कि उसने गलती नहीं की थी जो इस ख़ानदान की पिछली नस्ल के नौजवान कर चुके थे। उसने इस लड़की को पसंद किया था जो कि इस ख़ानदान का हिस्सा थी, इनका अपना खून थी। अगर खदाश की पसंद इस ख़ानदान से बाहर होती या फिर वो किसी को भी इनके घर की बहू बनाकर ले आता तो वो क्या करते, वही जो उन्होंने 17 साल पहले किया था। हाँ, शायद वो ऐसा करते जब लेकिन अब इनमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो इस दर्द को दोबारा बर्दाश्त कर पाते। इनके 5 बेटे थे लेकिन पोता सिर्फ एक था। अपने 2 जवान कंधों को उन्होंने अपना कंधा दिया था। ये दर्द आज भी इनके सीने में दफन था, जिसे वो कभी भुला नहीं सकते थे। यही वजह थी कि वो गद्दाश की पसंद पर सर झुकाने को तैयार हो चुके थे। बेशक दिशाम इनकी पसंद में कहीं शामिल नहीं थी और वो इस लड़की को अपनी नस्ल का अमीन बनाने को हरगिज़ तैयार न थे। लेकिन खदाश की ज़िद ने उन्हें मजबूर कर दिया था। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, बस इनका पोता खुश था। यही इनकी खुशी थी। राहत साहब बहुत परेशान थे। बार बार वो चेहरा इनके सामने आ रहा था। ये महज एक इत्तेफाक है, वो कुछ भी नहीं। वो बड़बड़ाए थे। उसका सर टेंशन से घूम रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बात किसी से शेयर करें या कैसे बताएं कि इसके बारे में। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? वो अपनी बात में उलझ रहे थे। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। वो उठकर बैठ गए। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? 17 साल के बाद वही चेहरा इनके सामने था। किसी 17 साल पहले उन्होंने अपने हाथ से दफनाया था और आज 17 साल के बाद वो वही चेहरा एक बार फिर से देख रहे थे अपनी आंखों के सामने। जीता जागता वो मुस्कुराता चेहरा, लेकिन इनकी आंखों में बेतहाशा नफरत थी। वो इस नफरत को पहचान सकते थे। ऐसी नफरत उन्होंने 17 साल पहले भी तो देखी थी। नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ इत्तेफाक है। वो हर सोच को अपने जहन से झटकते हुए बिस्तर पर लेट के ही थे। यशी के बाबा को मत लेकर जाओ अंकल। यशी के बाबा को मत लेकर जाओ अंकल, प्लीज़ प्लीज़ मत लेकर जाओ। एक छोटा सा बच्चा रोते हुए इनके पीछे भाग रहा था। इनकी आँख खुल गई। इनके चेहरा पसीने से शरबोर था। वो परेशानी से सर पकड़ कर बैठ गए थे। इनकी बेगम गहरी नींद में थी, जबकि नींद सुकून सब तबाह हो चुका था। इनके दिल में एक डर बैठ गया था। वो इसकी आंखों में नफरत देकर डर गए थे। उसकी आंखें इस बात की गवाह थी कि वो कुछ करने वाला है। वो अपने इंतकाम में कोई भी हद पार कर देने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद को यकीन दिला रहे थे। मुझे इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। बेकार में टेंशन ले रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। मुझे इस बात को यहीं भूल जाना चाहिए। वो उलझन का शिकार थे, खुद ही में उलझ रहे थे। वो काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई तो नींद की गोलियां ले ली। बस कैसे भी उन्हें इस टेंशन से जान छुड़वानी थी। नींद की गोलियों ने असर किया था। वो थोड़ी ही देर में हर चीज़ भूल भाल कर गहरी नींद में उतर चुके थे। ये जाने बगैर कि आने वाला वक्त इनके लिए किसी हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो घर वापस आया तो चेहरे पर सुकून था। ना जाने क्यों आज उससे बहुत खुशी हो रही थी। वो ये खुशी उसे राहत साहब से मिलकर नहीं, बल्कि इनके चेहरे की खुशी छीन कर मिली थी। हाँ, राहत काज़मी के चेहरे की मुस्कुराहट छीनकर उसे बेसुकून करके वो अंदर तक सरशार था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपने इंतकाम की शुरुआत कर दी हो। वो जिस मकसद के लिए यहाँ आया था, इस मकसद की शुरुआत हो चुकी थी। हाँ, उसने अपने इंतकाम की तरफ पहला कदम उठा लिया था। अभी तो वो सिर्फ राहत साहब के सामने आया था तो इनके पसीने छूट गए थे। अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अभी तो उनको बहुत कुछ बर्दाश्त करना था। ये तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। आगे आगे बहुत कुछ बाकी था। वो इनकी हस्ती तक हिलाकर रख देने वाला था। उसे 2 दिन पहले ये सब कुछ पता चला तो थोड़ा सा दुख भी हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हरम इन सब चीज़ों में शामिल हो। वो उसे अपनी अलग दुनिया में ले कर जाना चाहता था। वो इसके साथ अपनी दुनिया बनाना चाहता था, बल्कि वो इसी को अपनी दुनिया बना चुका था। वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था।
लेकिन हरम भी इन सब चीज़ों का हिस्सा बन जाएगी, ये बात तो इसके ज़हन में भी नहीं थी। हाँ, उसे ये जानकर तकलीफ़ हुई थी कि हरम इस ख़ानदान का हिस्सा है जिससे वो बेतहाशा नफ़रत करता है। लेकिन हरम के लिए वो अपना इंतकाम अधूरा छोड़ तो नहीं सकता था। वो अपने इंतकाम से पीछे नहीं हट सकता था। वो अपनी मंजिल के इतने करीब आने के बाद पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब तो उसे अपने कदम आगे ही बढ़ाने थे, सामने कोई भी क्यों ना हो। बेशक वो इसकी मोहब्बत थी, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो अपनी मोहब्बत को भुला सकता था। वो मोहब्बत को छोड़ सकता था, लेकिन इंतकाम को नहीं। हाँ, वो एक लड़की की मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता था। वो एक लड़की की खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता था, जिन लोगों ने इसके माँ बाप को दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। उनकी जायज़ रिश्ते को माशरे में कबूल ना किया। इन लोगों की बेटी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ निभाकर वो कैसे खुश रह सकता था। उसे फ़िलहाल और कुछ नहीं सोचना था, सिर्फ सोचना था तो अपने माँ बाप को, जो सारी ज़िंदगी इन लोगों की वजह से सुकून का सांस ना ले सके, जो उन्हें अपने जायज़ रिश्ते का ताल्लुक़ यकीन दिलाते दिलाते दुनिया से चले गए। इन लोगों की बेटी की खातिर वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता था। बेशक वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ था। बेशक वो उसे दीवानों की तरह चाहने लगा था। शायद इसको भुलाकर वो जी ना पाता, लेकिन अपने माँ बाप के इंतकाम को किसी लड़की की खातिर छोड़कर वो नहीं जा सकता था। बहुत गुरूर था इन लोगों को अपने ख़ानदान पर, तो क्यों ना वो पहला हमला ख़ानदानी नाम पर ही करे। क्यों ना वो पहले हमले में ही इन लोगों का मान तोड़ दे, इनके गुरूर के टुकड़े टुकड़े कर दे। कितना अच्छा लगेगा ना, कितना सुकून मिलेगा उसे उनके झुके हुए सर देखकर। तो वो इस सुकून को हासिल क्यों ना करे। बहुत खुश हो ना तुम राहत काज़मी अपने बेटे की शादी पर। अगर ये शादी तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्बादी बन जाए तो तुम क्या करोगे। तो ये सब धोखा था, उसे धोखा दे रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस जैसी खूबसूरत लड़की इसके साथ कोई ऐसा कर सकता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके साथ कोई ऐसा कर सकता है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी कि मारिया को धोखा दे सके। आज तक वही लड़कों को छोड़ कर आती थी, जो उसे पसंद नहीं आता था वो उसे डच देती थी। लेकिन कोई उसे छोड़कर चला जाएगा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते शाज़म शाह। तुम मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए हसन को छोड़ दिया कि मैं तुम्हारी दौलत पर ऐश कर सकूं, और तुम मेरे साथ धोखा कर रहे थे। तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब कुछ तुमने इस लड़की की वजह से किया ना। अब तुम देखना मैं इस लड़की के साथ क्या करती हूँ। मेरे साथ धोखा करके खुश तो तुम भी नहीं रहोगे। तुम्हारी खुशियाँ ना छीन ली तो मेरा नाम भी मारिया नहीं। बहुत पछताओगे तुम शाज़म शाह। सुकून तो मैं तुम्हें भी नहीं लेने दूँगी। मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने। वो बहुत कुछ सोच रही थी। इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकती थी। आखिर बहुत अरसे बाद इतना अमीर आदमी इसके हाथ लगा था। अपनी ये हार इससे कबूल नहीं हो रही थी। सिर्फ अपने मंगेतर को जलाने के लिए वो ऐसे अपने साथ लिए घूम रहा था। लेकिन अब मारिया का दिल आ गया था इस पर, और वो आसानी से छोड़ने वाली तो नहीं थी। बेशक उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उसे किसी तरीके से इसकी मंगेतर को ही रास्ते से हटाना था, क्योंकि अब मैं शाज़म को छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। और आज तो इतवार का दिन था और सब लोग घर पर ही थे। शाम तो निकाह के बाद से लेकर अब तक सामने नहीं आई। वो अपने कमरे में मौजूद अपने होने वाले पेपर्स की तैयारी में मगन थी, जबकि यहाँ का खादाश काज़मी था, जो हर वक्त इसको देखने के लिए बेचैन था। इस वक्त वो इसकी बस एक झलक देखने के लिए इतना बेकरार था कि वो सब कुछ लौटाने को तैयार बैठा था। बस एक बार वो इसके सामने आ जाए। सुबह नाश्ते पर, वो दोपहर के खाने पर, या फिर रात डिनर के वक्त भी वो नीचे नहीं आ रही थी। कल चाची जान बता रही थी कि वो अपने पेपर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और हर वक्त अपनी तैयारी में लगी रहती है। और फिर दादा जान ने कह दिया था कि उससे बिल्कुल तंग ना किया जाए। वो अपनी पढ़ाई कर रही है तो करने दी जाए। वैसे भी इसके एक पेपर के बाद फ़ौरन बाद इसकी शादी कर दी जाएगी, तो वो जैसे चाहती है वैसे कर सकती है। उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो आगे के बारे में
उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो आगे के बारे में दिलशाम की पढ़ाई के लिए क्या सोचे हुए हैं। उसने दादा जान को बस इतना ही बताया था कि वो अपनी बीवी का ख्वाब पूरा करना चाहता है। दादा जान को अंदाज़ा था कि वो इसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाने वाला, लेकिन दादा जान का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो उसे मज़ीद पढ़ने का कोई इरादा नहीं रखते थे। वो उसे मज़ीद पढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। वो शादी के फ़ौरन बाद इसकी पढ़ाई बंद करवा देना चाहते थे। वो उसे पूरी तरह से खदाश की बीवी के रूप में डले हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी के बाद वो अपना घर बसाए, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचे, खदाश के साथ एक नई खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करे, ना कि पुराने फतूर लेकर नई ज़िंदगी में कदम रखे। खदाश को भी वो साफ अंदाज़ा खास बता चुके थे कि शादी के बाद अपनी बीवी को ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो लड़की हद से ज़्यादा बदतमीज़ है और शादी के बाद भी इसकी कोशिश यही होगी वो किसी भी तरीके से तुम्हें वो सब करने पर मजबूर करे जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। और अगर तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो और चाहते हो कि हम इसमें तुम्हारा साथ दें, तो तुम्हें इसकी हर बेइजाज़त को रद्द करना होगा। और अब वो किस तरह से सब देखने वाला था, ये तो वही जानता था। वो ज़्यादा देर अपनी बेचैनी को खुद तक नहीं रख पाया। वो ज़्यादा देर तक अपनी बेचैनी को खुद तक नहीं रख पाया था। वो अपनी आंखों को सुकून पहुँचाने के लिए आखिर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ऊपर की तरफ चला गया था। हालांकि इसका कमरा नीचे था। ऊपर तो सिर्फ लड़कियों के कमरे थे, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में था ही नहीं। एक तो मलकियत कैसार और फिर मनचाही मनकुआ को देखने का दिल क्यों ना करता। वो फ़िलहाल इससे मिलना नहीं चाहता था और ना दादा जान उसे इस चीज़ की इजाज़त दे रहे थे, लेकिन अपने दिल की बेकरारी के हाथों मजबूर होकर ऊपर आ गया था। एक बार इस लम्हे को जीना चाहता था कि वो इसकी हो चुकी है, वो इसकी मलकियत है, उसकी मनकुआ है। वो उसे बहुत करीब से देखना चाहता था, वो उसे छूना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है। उसे अपनी बेखुदी को कंट्रोल में रखना था। वो फ़िलहाल उसे खुद से खौफज़दा नहीं कर सकता था। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी तो अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल चुका था। वो नीले रंग के सादा से लिबास में इसके सामने खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो शौक सा बोला। पूछने की क्या ज़रूरत है, अब तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ। वो दिलकश मुस्कुराता उसे पीछे हटाते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था। उसकी बेबाक निगाहें और हराक जताता अंदाज उसे डरा रहा था। वो हैरत से फटी फटी आंखों से इसकी जनाब देख रही थी, जो पुरसकून सा दरवाज़ा बंद करते हुए उसे देख कर दिलकशी से मुस्कुराया। मनकुआ साहिबा इस तरह से क्यों देख रही हैं, जैसे किसी जिन को देख लिया हो। खैर, माना कि आप अब हर तरह से देखने का अख्तियार रखती हैं, लेकिन बंदा ज़रा कमज़ोर दिल का है, ये ना हो कि जान से हाथ धो बैठे। वो इसके करीब आते हुए अपना दायां बारी हाथ इसके चेहरे पर रखता हैरत के समुद्र से बाहर निकाल आया था। दिलशाम एक पल में इसका हाथ अपने चेहरे से हटाती 2 कदम पीछे दूर जा चुकी थी। इसके तो वे गुमान में भी न था कि ये शख्स यहाँ इसके कमरे तक आ जाएगा। क्यों आया था वो यहाँ? क्या वो उसे इसकी औकात याद दिलाने आया था? क्या वो उसे ये बताने आया था कि देख लो, तुम्हारी नफ़रत को मैंने किस तरह से बेमौल कर दिया है। देख लो, जिस इंसान को तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी, वही तुम्हारा नसीब बन गया। देख लो, जिस इंसान को तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी, वही तुम्हारा नसीब बन गया। क्या वो उसे ये बताने आया था कि उसकी अज़ार नफ़रत के बावजूद वही शख्स इसके नसीब में लिख दिया गया है?